हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसवी केमिस्ट्री। बच्चों, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास या फिर हम कहें इक्विवेलेंट वेट। तो बेटा कैसे कैलकुलेट करते हैं इक्विवेलेंट मास, उसे हम समझते हैं। सो बेटा इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या होता है? मोलर मास। क्या होता है? मोलर मास। किसका? चाहे वो एसिड गिवन हो या बेस गिवन हो या फिर साल्ट गिवन हो, अपॉन एसिडिटी या फिर बेसिसिटी। ये फॉर्मूला होता है जो मैक्सिमम बच्चों को पता है और इसी से वो इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा कंपाउंड का मोलर मास हम इजिली कैलकुलेट कर लेते हैं, बट प्रॉब्लम आती है एसिडिटी और बेसिसिटी को फाइंड करने में। तो बेटा एसिडिटी या फिर बेसिसिटी जो होती है वो क्या होती है? वैलेंसी फैक्टर होता है। सो ये वैलेंसी फैक्टर जो होता है वो मोनो भी होता है, डाई भी होता है, ट्राई भी होता है, एंड डिफरेंट कंपाउंड की कंडीशन डिफरेंट भी होती है। सो बेटा एसिडिटी अगर किसी कंपाउंड की या मॉलिक्यूल की हमें फाइंड करनी है तो हमें उसमें देखना है H आयन जो निकलते हैं। बेसिसिटी अगर हमें किसी की पता करनी है तो हम ये चेक करेंगे कि उसमें जो OH आयन निकलते हैं, है ना। यानी कि अगर कोई एसिड तो उसकी हम बेसिसिटी फाइंड करते हैं और बेस है तो उसकी हम एसिडिटी फाइंड करते हैं। समझ में आ गया? यानी कि एसिड की होती है बेसिसिटी और बेस की होती है एसिडिटी। तो ये जो H आयन एंड OH आयन है ये क्या है? निकलने वाले आयन है। बेटा यहां पर हम लेते हैं एक एग्जांपल और उस एग्जांपल से हम इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट करते हैं। सपोज हमारे पास H2SO4 है, इसका हमें फाइंड करना है क्या? इक्विवेलेंट मास। तो बेटा यहां पर इक्विवेलेंट मास अगर हमें फाइंड करना है H2SO4 का तो फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा? मोलर मास। क्या अप्लाई होगा? मोलर मास अपॉन, ये एसिड है इसलिए बेसिसिटी। क्या है? एसिड है इसलिए बेसिसिटी। तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी बेटा? वो हमें फाइंड करना है। तो यहां पर H आयन कितने हैं? 2। कितने H आयन हैं? 2। तो इसकी जो बेसिसिटी है यानी कि यहां से 2 H आयन को हम निकाल सकते हैं, है ना। अभी हमने कहा था ना कि H आयन और OH आयन जो निकलते हैं, तो यहां से 2 H आयन हम निकाल सकते हैं। इसलिए जो मोलर मास होगा H2SO4 का वो तो आप कैलकुलेट कर लोगे 98, और यहाँ H आयन कितने निकल सकते हैं? 2। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? 2। तो इसका इक्विवेलेंट मास आ गया 49। समझ में आ गया? एक बेस का एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हम एक बेस का लेते हैं और बेस में हमने लिया CaOH का होल ट्वाइस। क्या लिया? CaOH का होल ट्वाइस। अब यहां पर भी बेटा हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है। इक्विवेलेंट मास। आप ये सोचोगे कि सर ये तो मुझे पता है। तो बेटा जो आपको पता है वो तो पता है, बट जो नहीं पता है उससे सीखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और उसका भी इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड होता है ये आपको समझ में आ जाएगा। तो बेटा अगर इसका इक्विवेलेंट मास हमें कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे? मोलर मास अपॉन, ये क्या है? बेस है, तो बेस में क्या यूज करते हैं हम? एसिडिटी। बेस के लिए यूज करते हैं एसिडिटी। तो बेटा एसिडिटी जो इसकी होगी वो कितनी होगी? अब यहां से देखो OH आयन कितने यहां से निकलने वाले हैं? 2। तो इसकी जो एसिडिटी हुई वो कितनी हुई? 2 हो गई। और इसका मोलर मास कितना होता है बेटा? 74 होता है। कितना होता है? 74। तो 74 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा क्या? 37। यानी कि ये इसका इक्विवेलेंट मास हो गया। अब यहां पर बेटा अगर हमें किसी साल्ट का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना हो, फॉर एग्जाम्पल Al2SO4 का होल थ्राइस। क्या लिया हमने? Al2SO4 का होल थ्राइस। अगर हमें इसका इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे, है ना। तो इसके लिए बेटा फॉर्मूला आपका होगा मोलर मास अपॉन टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। यहां पर बेटा हम टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन से डिवाइड करते हैं मोलर मास को, तो साल्ट का हम फाइंड कर सकते हैं इक्विवेलेंट मास। अब देखो यहां पर Al कितने हैं? 2 है
और 1 AL पे कितने चार्ज होते हैं? 1 AL पे +3 के चार्ज होते हैं। तो 2 AL पे कितने चार्ज हो गए बेटा? 6 हो गए। कितने हो गए? 6। तो यहाँ पर Al2SO4 का जो मोलर मास होगा बेटा वो क्या होगा? 342 होगा। और इसको हम डिवाइड किससे करेंगे? 3 2 जा 6, क्योंकि टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन कितने हैं? 6। और जब 6 से इसको हम बेटा डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 6 1 जा 6, 6 5 जा 30 और 7, यानी कि 57 इसका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। तो साल्ट का इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, वो भी आपको समझ में आ गया। ये तो हम जनरली किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूला अप्लाई करके, मोलर मास अपॉन एसिडिटी या फिर बेसिसिटी। अगर कोई साल्ट है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ एनायन। तो इस एक फॉर्मूले को आपको याद रखना है। बट बेटा अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हमें इक्विवेलेंट मास फाइंड करना हो एसिड बेस एंड साल्ट का, तो हम उसे कैसे फाइंड करते हैं अब हम वो समझते हैं, ठीक है ना। तो बट इन केमिकल रिएक्शन किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हमें इक्विवेलेंट मास फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करें उसे। फर्स्ट हमारा है इक्विवेलेंट मास फॉर एसिड, ठीक है ना, इक्विवेलेंट मास फॉर एसिड। अब यहां पर क्या होगा कि बेटे हमें क्वेश्चन गिवन होगी, सपोज H3PO4 प्लस 3NaOH, वो भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन गिवन होगी। ये बनाता है बेटा Na3PO4 प्लस 3H2। इस केमिकल इक्वेशन में हमें एसिड का क्या फाइंड करना है? इक्विवेलेंट मास फाइंड करना है। तो यहां पर बेटा एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, वो क्या होगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड है यानी कि H3PO4 इक्वल टू क्या होगा? मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ H एटम्स रिप्लेस, नंबर ऑफ H एटम्स रिप्लेस्ड। इस फॉर्मूले को हम यूज करके किसी भी इक्वेशन में गिवन एसिड बेस एंड साल्ट का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हैं। बट ये बेटा जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड हैं ये सिर्फ किसके लिए है? बाय वन मॉलिक्यूल। कैसे वो हम आगे समझते हैं। मॉलिक्यूल्स। अब यहां पर ये चेक करो बेटा कि इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO4 यहां पर हमें फाइंड करना है। तो यहां पर H3PO4 से कितने H रिप्लेस हो रहे हैं, यानी कि PO4 जो है वो Na के साथ आ रहा है तो Na3PO4 बना रहा है। क्या बना रहा है? Na3PO4, यानी कि यहां से 3H रिप्लेस हो रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यहां से रिप्लेस कितने हो रहे हैं? 3। तो मोलर मास बेटा जो होता है H3PO4 का वो होता है 98, और 98 को हम रिप्लेस्ड H एटम से डिवाइड कर दें यानी कि 3 से, तो बेटा H3PO4 का इक्विवेलेंट मास आ जाएगा जो कि होगा 32.66। समझ में आ गया? तो किसी भी एसिड का केमिकल इक्वेशन में हम इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमें इक्विवेलेंट मास फॉर बेस के लिए कैलकुलेट करना हो तो हम उसे कैसे करेंगे, है ना। तो बेटा बेस के लिए हम एक इक्वेशन लेते हैं। इक्वेशन है हमारी AlOH का होल थ्राइस, और ये रिएक्शन करेगी किससे? H2SO4 से। यहां पर हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ले रहे हैं, और ये बेटा क्या बनाएगा? Al2SO4 का होल थ्राइस। क्या बनाएगा? Al2SO4 का होल थ्राइस, और साथ में हमें क्या देगा? वाटर देगा। अब इसमें जो बेस है हमारा वो क्या है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के लिए हमें इक्विवेलेंट मास फाइंड करना है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ AlOH का होल थ्राइस, ठीक है। क्या करना है यहां पर हमें यूज करना है मोलर मास। किसका? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का। तो बेटा मोलर मास जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का होता है वो होता है 78। कितना होता है?
78 होता है। अब हमें चेक करना है कि यहाँ पर रिप्लेस्ड H आइटम कितने हैं। तो बेटा रिप्लेस्ड H आइटम जो है वो हम 1 मॉलिक्यूल के लिए चेक करेंगे। तो 1 मॉलिक्यूल में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के पास कितने H हैं? 3 H हैं। इसलिए यहाँ हम 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये बेटा 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18। इसका जो इक्विवेलेंट मास आएगा वो 26 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो बेस का इस तरह से हम केमिकल इक्वेशन में इक्विवेलेंट मास फाइंड कर लेते हैं। थर्ड है बेटा हमारा इक्विवेलेंट मास फॉर साल्ट। जब केमिकल इक्वेशन में हमें साल्ट का इक्विवेलेंट मास फाइंड करना हो तो एक साल्ट की इक्वेशन हम ले लेते हैं NaHCO3 और इसको हम रिएक्ट करते हैं NaOH से। अब यहां पर क्या होगा कि ये फॉर्म करेगा Na2CO3 और साथ में हमें देगा क्या? वाटर। अब जब इक्विवेलेंट मास यहां पर हम फाइंड करेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ इसका NaHCO3 का, तो हमें क्या चाहिए? NaHCO3 का चाहिए मोलर मास, और मोलर मास कितना होता है बेटा? 84 होता है। अब यहां पर चेक करो कि इस इक्वेशन में NaHCO3 से कितने H एटम रिप्लेस हो रहे हैं। ठीक है ना? तो देखो Na जो है Na2 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि NaOH का एक Na यहां पर आ रहा है और एक H रिप्लेस हो रहा है। तो टोटल रिप्लेस्ड H एटम कितने हो रहे हैं? 1। तो 1 से डिवाइड हो जाएगा और इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा 84। तो इस तरह से बेटा हम किसी भी केमिकल इक्वेशन में एसिड, बेस और साल्ट के इक्विवेलेंट मास को इजिली कैलकुलेट कर लेते हैं। सो बेटा इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट होते हैं एसिड, बेस एंड साल्ट्स के, नॉर्मली या फिर इन केमिकल रिएक्शन, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो बेटा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना